हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कैसे हो सभी लोग। तो आज सिग्नल एंड सिस्टम का 9 लेक्चर स्टार्ट होने वाला है एंड 9 लेक्चर में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सिस्टम। ओके, अब देखो कि बच्चों को एक तो सिस्टम, एक एलटीआई सिस्टम, दोनों में डिफरेंस पता नहीं होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात तो ये ओके, लेकिन आज के लेसन में आपको पता चल जाएगा कि एक सिस्टम क्या होता है, एक एलटीआई सिस्टम क्या होता है, दोनों डिफरेंट है। ओके, एंड इसके बाद जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो कॉन्वोल्यूशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है, अब आपका इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो चुका है। तो आपको पता है कि कॉन्वोल्यूशन का कितना यूज होगा जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म में पढ़ने वाले हो। तो कॉन्वोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चों को कॉन्वोल्यूशन में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर कॉन्वोल्यूशन में हमारे को समझ में नहीं आता। ओके, वाकई में कॉन्वोल्यूशन होता क्या है। लेकिन आज का लेक्चर अगर आपने पूरा वॉच कर लिया तो आज के बाद आपको कॉन्वोल्यूशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर्टी बताता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम यहां पे आपका एलटीआई सिस्टम एंड सिस्टम। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी क्लासेस होगी उसका अपडेट आपको वहीं पे मिलेगा। एंड कुछ भी आपको डाउट है तो आप वहां पे जाके हमसे पूछ सकते हो। और फिर बता देता हूं कि आपको पता है कि ईएससी इसरो एंड बार का आपका फ्री क्रैश कोर्स यहां पे चल रहा है। ओके, एंड इस फ्री क्रैश कोर्स के अंदर आपको जो सारी चीजें सिखाई जा रही है वो आपके लिए गेट के लिए भी बेनिफिशियल होगी, ईएससी के लिए भी बेनिफिशियल होगी, इसरो एंड बार के लिए भी बेनिफिशियल होगी। बट यहां पे क्या होगा कि आप जब गेट की प्रिपरेशन करते हो तो गेट में थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल हाई होता है, थ्योरी तो कहीं चेंज नहीं होने वाला। ओके, थ्योरी आपका यही रहेगा। ओके, एंड गेट के यहां पे आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, वो भी मैं आपको यहां पे लेने वाला हूं। तो मतलब आप समझ सकते हो कि टेक्निकल में ये जो लेक्चर है फ्री क्रैश कोर्स का, ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। ऐसा मत समझना कि ये ओनली ईएससी इसरो बार के लिए, जितना भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर टेक्निकल बेसिस एग्जाम होता है जहां पे भी सिग्नल एंड सिस्टम पूछा जाता है तो सभी के लिए ये बेनिफिशियल है। ओके, एंड जिन बच्चों ने मेरा नेटवर्क का सेशन नहीं देखा है तो आप लोगों को पता है कि मैं नेटवर्क के 23 लेसन्स के अंदर नेटवर्क पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। अगर नेटवर्क एक बार आपने वहां से वॉच कर लिया तो आप कोई से भी क्वेश्चंस लगा सकते हो, गेट हो, ईएससी हो, एसएससी जेईई हो, जितने भी एग्जाम होते हैं सबके आप नेटवर्क के क्वेश्चन लगा सकते हो। ओके, एंड जिन बच्चों ने आज मेरा पहला लेक्चर आप देख रहे हो अगर सिग्नल एंड सिस्टम का, तो सबसे पहले 8 लेक्चर वॉच करो, क्योंकि उसके बाद ही आपको सिस्टमेटिक तरीके से चीजें समझ में आएगी। क्योंकि आपको पता है ना, ट्रेन जब स्टार्ट होती है तो ऐसा थोड़ी है कि वो एकदम से आपको 100 की स्पीड पे चलना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले वो 0, फिर 10, फिर 20, 30 की स्पीड से वो चलती, फिर धीरे धीरे वो 100 की स्पीड पे आती है। इसी तरीके से आपको भी सबसे पहले आपको बेसिक पूरा पढ़ना चाहिए, जो बच्चा न्यू हो। ओके, जो कंटिन्यू मेरे लेक्चर वॉच कर रहे हैं तो वो आज का लेक्चर जरूर देखें। ओके, और उसके बाद अपने नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि नोट्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी एग्जाम की एक ब्यूटी होती है। क्योंकि उसको जब आईआईटीएन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से क्या होता है कि हमारे को एक बेसिक आइडिया पता चल जाता है कि इस एग्जाम का पैटर्न ये है और यहाँ पे हमारे को क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए इस एग्जाम के लिए। ओके, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सोल्व जरूर करना है। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पे सिस्टम। ओके, अब देखो कि आपके पास सबसे पहले बात होती है यहाँ पे सिस्टम की, सर ये सिस्टम क्या होता है एंड एलटीआई सिस्टम क्या होता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ओके, सबसे पहले बेसिकली एक जो सिस्टम होता है उसको अगर मैं यहां पे रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो उसको एक ब्लॉक डायग्राम से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। ओके, नॉर्मल ये आपके पास एक सिस्टम है। ओके, अब ये जो सिस्टम है इसको मैंने एक ब्लॉक डायग्राम से यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं इसमें जब सिग्नल देता हूं, ओके, जब इसके अंदर मैं सिग्नल देता हूं तो ये एक्स ऑफ टी मैंने इसको सिग्नल दे दिया। जो अब आपको यहां से जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, वाई ऑफ टी आपको यहां से रेस्पॉन्स मिलेगा। ओके, अगर मैं यहां पे इनपुट डिस्क्रीट टाइम का दे दूं तो भी आपको जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो वाई ऑफ एन, डिस्क्रीट आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। मतलब ये आपके पास क्या है, इनपुट सिग्नल है। ओके, ये आपके पास क्या है, आउटपुट सिग्नल है। ओके, अब इस सिस्टम में कुछ भी हो सकता है। ओके, इस सिस्टम के अंदर कुछ भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है। ओके, तो ये सिस्टम कैसा हो सकता है, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, किसी भी टाइप का आपका सिस्टम हो सकता है।
तो सिस्टम क्या करता है, यहां पे मैंने लिख रखा है कि इनपुट सिग्नल को किस में ट्रांसफर करता है, आउटपुट सिग्नल के अंदर। जैसे कि आपके पास एक सिस्टम है, ओके, सिस्टम यहां पे रखा हुआ है, जो भी इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, मैकेनिकल सिस्टम भी हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी हो सकता है, ओके। आपने यहां पे इनपुट सिग्नल दे दिया। अब इनपुट सिग्नल देने के बाद अब जो भी इस सिस्टम में होगा, इनपुट सिग्नल जिस भी टाइप का होगा, जिस भी टाइप का, यूनिट स्टेप भी हो सकता है, रैंप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यह सिस्टम का काम क्या है कि जो आपने इनपुट सिग्नल दिया उसको रेस्पॉन्स में कन्वर्ट करना। जैसा आपने सिग्नल दिया उसको ये रेस्पॉन्स में उसको कन्वर्ट कर देगा, ओके। तो सिस्टम के अंदर कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहां पे सिस्टम में यही होगा, सिस्टम में कुछ भी हो सकता है। तो सिस्टम का काम आपको समझ में आ गया कि सिस्टम इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ओके। अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहूं, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखोगे, y ऑफ t इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू t, ओके, x ऑफ टाउ डी ऑफ टाउ, ओके। अब देखो ये इसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या, जब आपने यहां से x ऑफ t यहां से सिग्नल दिया, तो सिग्नल देने के बाद अब देखो ये टाउ में मैंने इस सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट किया है, ये जो टाउ के अंदर जो रिप्रेजेंट किया है वो सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट किया है, और जिसका जो लिमिट लिया है इंटीग्रेशन का वो माइनस इंफिनिटी टू t के लिए इसका लिमिट मैंने लिया है। अब देखो, अब इस सिस्टम में जो भी होगा, जो भी आपने सिग्नल दिया होगा, अब वो सिग्नल आपको वापस t की फॉर्म में आउटपुट रेस्पॉन्स में आपको मिल जाएगा। मतलब ये सिस्टम इस सिग्नल को आउटपुट रेस्पॉन्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहा है। समझ में आया, सिस्टम के अंदर कुछ भी हो सकता है। ये तो था एक नॉर्मल सिस्टम जिसका मैंने डेफिनेशन बता दिया है, y ऑफ t इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू t और x ऑफ टाउ डी ऑफ टाउ। ये टाउ की जगह आप कुछ भी ले सकते हो क्योंकि ये सिस्टम का वर्क है। अभी सिस्टम इसको कन्वर्ट कर रहा है, टाउ की जगह आप k ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ओके। ऐसा फिक्स नहीं कि आप यहां पे टाउ ही लो, ओके। अब देखो कि अब मैं बात करता हूं LTI सिस्टम की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डाल सकते हो आप LTI सिस्टम। अब देखो कि LTI सिस्टम वाकई में होता क्या है। अब देखो कि आपके पास ये एक LTI सिस्टम है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट LTI सिस्टम। अब देखो इस LTI सिस्टम को जब मैं सिग्नल देता हूं तो मैं देता हूं यूनिट इंपल्स, ओके। जब इस LTI सिस्टम को मैं यूनिट इंपल्स सिग्नल देता हूं, जो आउटपुट में मेरे को यहां पे रेस्पॉन्स मिलता है वो मिलता है h ऑफ t। यही आपको देखने को मिला होगा, जो h ऑफ t है वो इसके रेस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये बोल सकते हो आप यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स, ओके। मतलब यहां पे h ऑफ t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स को। मतलब आपने यहां पे यूनिट इंपल्स दिया और सिस्टम LTI सिस्टम ने उसको कन्वर्ट किसमें किया, h ऑफ t में। आपने मैक्सिमम जगह पे h ऑफ t लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन किसी को, मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होगा कि ये h ऑफ t होता क्या है, h ऑफ t आता कहां से। डायरेक्टली यहां पे इस सिस्टम पे आप h ऑफ t हमेशा देखते होंगे, लेकिन वो आता जब है कि आप इनपुट में यूनिट इंपल्स देते हो, और यूनिट इंपल्स किसको दिया, LTI सिस्टम को। तो LTI सिस्टम उसको कन्वर्ट करता है यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स में, ओके। तो समझ में आ गया कि LTI सिस्टम इसको किस में कन्वर्ट करता है, यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स में। अब आप डायरेक्टली यहां पे लिख देते हो h ऑफ t। समझ में आ गया, ये तो हो गया आपके पास यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स। अगर मैं अब इसको सिग्नल देता हूं, तो आपके पास यहां पे आता है आपके पास रेस्पॉन्स, आउटपुट रेस्पॉन्स, ओके। ये हो गया आपके पास इनपुट सिग्नल। तो आउटपुट जो रेस्पॉन्स होगा वो यूनिट इंपल्स इंटू नहीं, कॉन्वोल्यूशन, ओके। x ऑफ t एंड h ऑफ t का क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन होता है। तो मतलब यहां पे जो रेस्पॉन्स होगा वो x ऑफ t कॉन्वोल्यूशन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं स्टार से, ओके, h ऑफ t।
समझ में आया? मतलब आपको इतना समझ में आ गया कि जो एलटीआई सिस्टम है, जब इसका आउटपुट रेस्पॉन्स होगा वो कॉन्वोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉन्वोल्यूशन आपने लगा दिया एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ टी। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो एच ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन एक्स ऑफ टी। अब सर आप बताओ कि आपने एच ऑफ टी और कॉन्वोल्यूशन एक्स ऑफ टी कैसे लिख दिया? ये इसलिए लिख दिया क्योंकि ये जो दोनों के दोनों हैं ये आपके कुमुलेटिव लॉ फॉलो करता है। ओके, क्या फॉलो करता है? कुमुलेटिव लॉ। तो आप एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ टी भी लिख सकते हो या एच ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन एक्स ऑफ टी भी आप लिख सकते हो, दोनों आपके करेक्ट होंगे। तो इतना सभी लोगों को समझ में आया। अगर मैं यहां पे आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल देता तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के कारण जो यहां पे रेस्पॉन्स हमारे को मिलता वो y ऑफ n होता और यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता? x ऑफ n। अब इसका कॉन्वोल्यूशन h ऑफ n। ओके, तो इसके अंदर भी क्या होता? h ऑफ n। ओके, और इसी को आप क्या लिख सकते हो? h ऑफ n कॉन्वोल्यूशन एक्स ऑफ एन, ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये कुमुलेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इतना समझ में आ गया, जो कॉन्वोल्यूशन आता है वो एलटीआई सिस्टम के कारण आता है। इतना समझ में आया? जो कॉन्वोल्यूशन आता है वो एलटीआई सिस्टम के कारण आता है। तो आप लोगों को पता चल गया कि अगर मैं सीटीएस सिग्नल देता हूं या डीटीएस सिग्नल देता हूं तो आपके पास रेस्पॉन्स कैसा आता है? एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ टी एंड एच ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन एक्स ऑफ टी एंड एक्स ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ एन और एच ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन एक्स ऑफ एन। तो इतना सभी लोगों को समझ में आया। अब देखो कि अगर मैं इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं सीटीएस सिग्नल को, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप क्या लिखोगे? फॉर सीटीएस तो आप लिखोगे y ऑफ टी लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टाउ एंड एच ऑफ टी माइनस टाउ। ओके, कुमुलेटिव लॉ के थ्रू आप इसे कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच ऑफ टी माइनस टाउ एंड एक्स ऑफ एच ऑफ टाउ एंड एक्स ऑफ टी माइनस टाउ। ओके, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो ये डेफिनेशन इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो हम बात करेंगे डीटीएस सिग्नल की, हम बात करेंगे और डीटीएस सिग्नल की बात उसका डेफिनेशन देख के हम इसके डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कॉन्वोल्यूशन के। ओके, तो देखो कि अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं इसके। तो यहां पे आपके पास ये सिस्टम है एलटीआई सिस्टम, इसके अंदर क्या होगा? एच ऑफ एन और यहां पे होगा आपके पास एक्स ऑफ एन। तो ये आउटपुट में जो आपके पास रेस्पॉन्स होगा वो y ऑफ एन होगा, वो एक्स ऑफ एन एंड कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ एन। देख मेरे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्वोल्यूशन। मैक्सिमम यहां पे प्रॉब्लम आता है, इसके क्वेश्चन सोल्व करने में मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन आज के बाद आपके इसके क्वेश्चन में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर पूरा लेक्चर आप वॉच करते हो तो। अब देखो एक्स ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ एन या एच ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन एक्स ऑफ एन, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ओके, अगर मैं इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखना चाहूं तो इसको भी देखो, वहां पे जो सीटीएस होता है वहां पे उसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हो। ओके, लेकिन यहां पे जो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे वो किससे रिप्रेजेंट करोगे? इसको रिप्रेजेंट करोगे आप समेशन से। इंटीग्रेशन किसके अंदर रिप्रेजेंट हो जाएगा? समेशन के अंदर। ओके, ये समेशन हो गया, ये हो गया आपके पास एक्स ऑफ के एंड एच ऑफ टी माइनस एन माइनस के। एक्स ऑफ एन एंड एच ऑफ एन माइनस के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ओके, ये आउटपुट आपके पास रेस्पॉन्स आ गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो समेशन के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एंड एच ऑफ एन एक्स एन माइनस के। ओके, इतना सभी लोगों को समझ में आया? एक्स ऑफ एन माइनस के। तो ये हो गया आपके पास बेसिक डेफिनेशन। कॉन्वोल्यूशन का भी समझ में आ गया आपको, इनके बीच में आपको कॉन्वोल्यूशन लगाना होता है और इसी को आप इंटीग्रेशन कोई डीटीएस के अंदर आप एक समेशन पॉइंट से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। मतलब ये आपके पास समेशन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इतना समझ में आया सीटीएस एंड डीटीएस के बारे में। अब देखो कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो सीटीएस सिग्नल की मैं बात करता हूं
ओके, अब आपको कोई रेक्ट फंक्शन दे रखा है, ये रेक्ट फंक्शन, इसको बोल देता हूं -1, इसको बोल देता हूं 2, ओके, और इसका हाइट बोल देता हूं 5। ये हो गया आपके पास x ऑफ t, ओके। सेकंड आपके पास फंक्शन दे रखा है, दिस इज -2, दिस इज 1, ओके, दिस इज, इसको बोल देता हूं 10, ओके। अब देखो ये है आपके पास h ऑफ t। अब आपको आउटपुट इसका रेस्पॉन्स निकालना है। देखो आउटपुट आप रेस्पॉन्स निकालोगे, दिस इज अ LTI सिस्टम, तो आपके पास हो जाएगा x ऑफ t एंड h ऑफ t का कॉन्वोल्यूशन h ऑफ t। अब इन दोनों का आप कॉन्वोल्यूशन कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले दोनों का कॉन्वोल्यूशन ले रहे हो, ओके, दोनों का कॉन्वोल्यूशन ले रहे हो, तो देखो सबसे पहले x एक्सिस आप ड्रॉ करो, x एक्सिस ड्रॉ किया। अब देखो इसकी स्मॉल लिमिट और इसकी भी स्मॉल लिमिट, दोनों को ऐड करो, कितना आया? आप बोलोगे सर दिस इज -3, ओके। इसकी हाईएस्ट लिमिट 2 to 1, ओके, कितना आया? +3, ओके। दोनों को ऐड करके 2 पॉइंट आ गए। तीसरा पॉइंट कहां पे आएगा? तीसरा पॉइंट देखो कि आप क्या करो, जो आपके पास -3 यूनिट आया, एक आपके पास +3 यूनिट आया, तो इनका ड्यूरेशन देख लो कि इनका ड्यूरेशन कितना है। आप बोलोगे कि सर इसका ड्यूरेशन है हमारे पास 3, ओके, और इसका भी ड्यूरेशन कितना है? सेम ड्यूरेशन 3, ओके। अब सेम ड्यूरेशन यहां पे 3 है, तो आपको पता चल गया कि आप क्या करने वाले हो, किसी एक का सेम ड्यूरेशन यहां पे गिवन है, तो ये रेक्ट फंक्शन आपके पास गिवन है, तो किसी एक का ड्यूरेशन आप उठा लो, इसके अंदर क्या कर दो, उसको ऐड कर दो और इसमें से आप माइनस कर दो, तो तीसरा पॉइंट वहां पे आप रिप्रेजेंट कर दोगे। समझ में आया? अब देखो कि यहां पे जब ये हो गया आपके पास ड्यूरेशन 3, ये ले लो या ये ले लो, ओके। जब आप ये लोगे, इसके अंदर -3 है और यहां पे +3 ले लोगे, तो कितना आ गया? 0 कहां पे आ गया? यहां पे। तीसरा पॉइंट यहां पे रिप्रेजेंट कर दोगे। अब देखो कि आपके पास +3 यहां पे था, अब इसमें से किसी एक का ड्यूरेशन आप माइनस कर दो, ओके, दोनों में 3 का ड्यूरेशन है। अब इस 3 में से उसको माइनस करोगे, -3 करोगे, तो आपके पास तीसरा पॉइंट क्या आ गया? 0, वो भी यहां पे आ गया। समझ में आया? तीसरा पॉइंट कहां से आया? देखो दोबारा समझो मैं क्या बोल रहा हूं आपको। तीसरा पॉइंट कहां से आया? सबसे पहले आपने स्मॉल लिमिट को यहां पे एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया, हाईएस्ट लिमिट का एक पॉइंट यहां पे रिप्रेजेंट किया। अब देखो ये पॉइंट कहां से आया? सब क्या करो, दोनों का ड्यूरेशन देखो, दोनों का ड्यूरेशन क्या है? सेम है। दोनों का ड्यूरेशन सेम है, तो आप एक की स्मॉल यूनिट को उठा लो, ओके, स्मॉल यूनिट को उठा लो, ये स्मॉल यूनिट है यहां पे, ओके, स्मॉल यूनिट और ड्यूरेशन, ओके। इसके अंदर इसको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड किया तो तीसरा पॉइंट आ गया। अब देखो यहां पे ये ड्यूरेशन था, ओके, ड्यूरेशन लिया, इसमें से हाईएस्ट लिमिट में से क्या करोगे? माइनस करोगे, माइनस किया तो 0 आ गया, तो दोनों तरह के तरीके से आपके पास सेम यहां पे आ गया, तो मतलब तीसरा पॉइंट आपके पास यहां पे आ गया, ओके। अब देखो ये क्या निकाल रहे हो आप? रेस्पॉन्स y ऑफ t इक्वल्स टू x ऑफ t कॉन्वोल्यूशन h ऑफ t, ओके। अब देखो कि यहां पे आपके पास इसका हाइट देखो कितना है? 5, इसका कितना है? 10। दोनों का क्या कर दो? मल्टीप्लीकेशन। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप को, ओके। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया? 50, ओके। तो ये हो गया आपके पास, स्लोप +50, ओके। ये 50 आ गया। अब देखो कि यहां से यहां तक ये हाइट कितनी होगी? देखो ये ड्यूरेशन कितना था आपके पास? 3, ओके, 3 × 50, तो मतलब कितना हो गया? 150, ओके। ये +50, तो यहां पे क्या हो जाएगा? -50, ओके। समझ में आया कि रेक्ट फंक्शन किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? आपके ट्राइंगल के अंदर। ये याद भी रख सकते हो, बेसिकली जब आपके पास सेम ड्यूरेशन हो और सेम ड्यूरेशन को जब कॉन्वोल्यूशन लोगे तो आपके पास रेक्ट फंक्शन किसके अंदर कन्वर्ट होता है? ट्राइंगल के अंदर, ओके। रेक्ट किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? ट्राइंगल के अंदर। इतना सभी लोगों को समझ में आया?
ओके, अब इसको रफ कर दूं मैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लेता हूं कि अगर मैं ड्यूरेशन चेंज कर दूं तो, अगर मैं ड्यूरेशन चेंज कर दूं तो देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन में देख लो, इसी क्वेश्चन में मैं देख लो कि अगर मैं ड्यूरेशन चेंज कर दूं तो देखो, इसको ऐसा ही रहने देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, -2। ओके, इसका ड्यूरेशन बढ़ा देता हूं, अब देखो इसका जो ड्यूरेशन होगा वो मैं ले लेता हूं -3 ले लेता हूं। ओके, -3 ले लिया और यहां पे ड्यूरेशन मैंने इंक्रीज कर दिया। अब ड्यूरेशन कितना हो गया 5। अब देखो इसी क्वेश्चन से अब इसका कॉन्वोल्यूशन निकालना है। क्या अब भी आपके पास ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। ओके, क्यों? देखो ये आपके पास y ऑफ t आप निकाल रहे हो, इसका कॉन्वोल्यूशन ले रहे हो x ऑफ t, कॉन्वोल्यूशन h ऑफ t। ओके, कॉन्वोल्यूशन लिया तो सबसे पहले इसकी स्मॉल लिमिट कितनी है -3, इसकी कितनी है -2, तो ये कितना हो जाएगा -5 पे एक पॉइंट आ जाएगा, दिस इज -5। हाईएस्ट लिमिट कितना है 2, हाईएस्ट लिमिट कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 3 पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपके पास 3। ओके, अब देखो कि यहां पे आपके पास ड्यूरेशन कितना है 5। ओके, यहां पे आपके पास ड्यूरेशन कितना है 3। अब क्या करोगे आप? अब क्या करने वाले हो आप? अब करोगे आप एक का स्मॉल ड्यूरेशन उठाओगे, एक का स्मॉल ड्यूरेशन उठाओगे, उसको इसके साथ ऐड कर दोगे। ओके, स्मॉल ड्यूरेशन उठाया, इसके साथ हमने ऐड किया, तो कितना आया -5 + 3 कितना है आपके पास? आप बोलोगे सर -2। ओके, -2। ओके, अब देखो अब आपके पास स्मॉल ड्यूरेशन को उठाना है। ओके, क्योंकि यहां पे ड्यूरेशन चेंज है, स्मॉल ड्यूरेशन को उठाया 3। अब देखो इसमें से क्या करना होता है, उसको माइनस करना होता है, इसमें से माइनस करोगे -3, तो आपके पास कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट पॉइंट कहां पे आएगा? यहां पे, मतलब यहां पे जो पॉइंट आएंगे वो कितने आएंगे 4 आएंगे। समझ में आया? अब देखो कि यहां पे जो स्लोप होगा कितना होगा, देखो 5 × 10 कितना हो गया आपके पास 50। कहां से कहां तक? इस पॉइंट तक स्लोप कितना हो गया 50। कहां से आया 5 × 10। ओके, अब देखो कि अगर मैं यहां पे इस पॉइंट के बाद बात कर रहा हूं, तो ये स्लोप कितना होगा, ये s = -50। अब देखो s = -50। अब देखो 4 पॉइंट है, तो ये हो गया आपके पास कांस्टेंट हो गया, स्लोप कितना हो गया 0। तो आपके पास इस टाइप का आपके पास फाइनली आपके पास ग्राफ बनेगा जो कि है आपके पास ट्रेपेजॉइडल। ओके, अब देखो यहां पे ट्रायंगल तो नहीं बना, लेकिन आपको पता है कि जब रेक्ट फंक्शन होगा तो उससे आप कन्वोल्यूशन लोगे तो ट्रायंगल बनेगा या ट्रेपेजॉइडल बनेगा। जैसा भी आपके पास सिचुएशन होगा, अगर ड्यूरेशन सेम है तो आपके पास ट्रायंगल बनेगा, अगर आपके पास ड्यूरेशन सेम नहीं है तो ट्रेपेजॉइडल होगा। तो कन्वोल्यूशन का सीटीएस सिग्नल के लिए आपको कंडीशन समझ में आ गया कि कन्वोल्यूशन कैसे करना होता है। ओके, अब इसको आप नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, अब डीटीएस सिग्नल की बात करते हैं। डीटीएस का एग्जांपल लेते हैं, और डीटीएस का एग्जांपल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल ले लो डीटीएस के लिए। ठीक है, मैं बोल देता हूं यहां पे कि आपके पास x1 of n = 1 2 3। ओके, ये एरो किसको रिप्रेजेंट करता है? n = 0 को। एंड x2 सिग्नल ले लेता हूं, x2 of n = क्या ले लोगे आप? ओके, आप ले सकते हो यहां पे -4 0 1 2। ठीक है, यहां पे एरो में यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। ओके, अब देखो कि यहां पे आपने ये दोनों के दोनों यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको क्या निकालना है? रेस्पॉन्स निकालना है, रेस्पॉन्स आपको निकालना है। ओके, रेस्पॉन्स आपको निकालना है। तो अब देखो कि आप जब रेस्पॉन्स निकालोगे, दिस इज अ एलटीआई सिस्टम, तो आप क्या करोगे? कन्वोल्यूशन ले लोगे। तो आप बोलोगे कि y of n = x1 of n कन्वोल्यूशन x2 of n।
ओके, अब इन दोनों का आप क्या ले लोगे, कॉन्वोल्यूशन। ओके, तो अब देखो इसका कॉन्वोल्यूशन कैसे लेना है आपको। सबसे पहले स्टेप वन, इसको मैं इसके अंदर पैक कर देता हूं। एक एक स्टेप के बाद आपको आगे बढ़ना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम में बच्चों को मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है। जो जो स्टेप में फॉलो करते जाऊं वो स्टेप आपको फॉलो करना है, उसके बाद आपको सारी चीजें एक साथ समझ में आ जाएगी। ओके, क्रॉस चेक भी करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। अब देखो यहां पे आपके पास स्टेप वन बोलता है कि टेबुलर फॉर्म यूज करो, टेबुलर फॉर्म। ओके, अब ये टेबुलर फॉर्म आप यहां पे यूज करोगे तो देखो सबसे पहले टेबुलर फॉर्म कैसे बनाना है आपको। ओके, ये टेबुलर फॉर्म बना दिया। ओके, मैं इधर x1 को रिप्रेजेंट कर देता हूं और इधर मैं x2 को रिप्रेजेंट कर देता हूं। ओके, अब देखो x1 को आपने रिप्रेजेंट किया तो यहां पे आपके पास हो गया 1 2 3। ओके, एंड इसको रिप्रेजेंट किया तो आगे आपके पास -4 0 1 2। ओके, अब देखो कि आपको आगे टेबुलर फॉर्म में क्या करना है, -1, ये आपके पास रो कितनी आएगी, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, -4। ओके, -4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, -8। -4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, -12। ओके, देखो ये कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी चल रही है आपकी। दिस इज अ कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन में मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है। ये जो चल रहा है ना, ये कॉन्वोल्यूशन चल रहा है। ये कैसे कॉन्वोल्यूशन लेना होता है आपको। ओके, आप सीटीएस के बारे में बताओ, डीटीएस के बारे में जान लो। टेबुलर फॉर्म यूज करते हो आप डीटीएस में। ओके, अब देखो कि -4 ये तो हो गया आपके पास रो। सेकंड देखो 0 × 1 कितना आ जाएगा, 0। 0 × 2 कितना आ जाएगा, 0। 0 × 3 कितना आ जाएगा, 0। ओके, 1 × 1 1, 1 × 2 2 and 1 × 3 3। ओके, 2 × 1 2। ओके, 2 × 2 कितना आ गया, 4। 2 × 3 कितना आ गया, 6। ओके, ये टेबुलर फॉर्म बना दी। अब आपके पास रेस्पॉन्स क्या है, x1n कॉन्जुगेट x2n। ओके, अब देखो आपके पास जो रेस्पॉन्स होगा y of n इक्वल्स टू x1n कॉन्जुगेट x2 of n। ओके, अब देखो कि आपके पास जो रेस्पॉन्स आएगा, आपने इसको क्या किया, कॉन्वोल्यूशन ले लिया, तो मतलब इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसका ऐसे मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब देखो इसको क्रॉस कट करो आप। क्रॉस कट किया, दिस इज 1 फिर 2 फिर 3 3 2 1। ओके, देखो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता गया, -4 1 फिर 2 एलिमेंट फिर 3 एलिमेंट। फिर देखो यहां पे दोनों जगह पे आपके पास यहां पे 3 एलिमेंट थे, यहां पे 4 एलिमेंट थे, इसलिए यहां पे आपके पास 3 2 टाइम्स आया। ओके, अगर दोनों सेम होते तो एक टाइम्स होता, उसके बाद ये डिक्रीमेंट हो जाता। अभी बताऊंगा सेम वाला भी लेके। ओके, -4 एंड ये हो गया आपके पास 2 3 एलिमेंट फिर 3 एलिमेंट फिर वापस 2 फिर वापस 1। ओके, अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है, इनका एडिशन करना है। क्या करना है, इनका एडिशन करना है। अब देखो जब आप यहां पे तो आपके पास -4 है, तो किसी से भी एडिशन करो, 0 से एडिशन करोगे तो, और तो बाकी तो 0 है ना, तो यहां पे क्या आएगा, -4। ओके, अब देखो यहां पे -8 है, किसमें एडिशन करोगे, 0 में, तो यहां पे कितना आ जाएगा, -8। ओके, अब देखो यहां पे -12 है और यहां पे 1 है, तो कितना आ जाएगा, -11। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 2 + 2 + 0 कितना आ जाएगा आपके पास, 4। ओके, आगे कितना आ जाएगा, 4 + 3 कितना आ जाएगा आपके पास, 7। ओके, आगे कितना आ जाएगा आपके पास, 6। ओके, क्या ये आपके पास जो फाइनल रेस्पॉन्स है ये कंप्लीट है? क्या बोल सकते हो कि ये कंप्लीट रेस्पॉन्स है? नहीं, ये कंप्लीट रेस्पॉन्स नहीं है। अभी तक आपने एरो कहीं पे भी रिप्रेजेंट नहीं किया है कि एरो कहां पे हम रिप्रेजेंट करें। ओके, अब एरो कैसे रिप्रेजेंट करना है, एरो कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो स्टेप थर्ड। ओके, स्टेप थर्ड में क्या लिखना है, एडिंग एंडिंग पॉइंट। क्या करना है, एडिंग
एंडिंग पॉइंट, आपको एंडिंग पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी भी एक एंडिंग पॉइंट को आप ऐड कर दो, उसके बाद आप n इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर दोगे, मतलब आप एरो को रिप्रेजेंट कर दोगे। अब देखो कि यहां पे जो आपके पास सिग्नल था, यहां पे ये n इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n इक्वल टू 0 को। तो इधर क्या होगा? इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर कितना होगा? -1 होगा। अब ये देखो n इक्वल टू 0, इधर राइट हैंड साइड में कितना होगा? 1 होगा और यहां पे 2 होगा। अब देखो एंडिंग पॉइंट अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे तो इस साइड में भी 0 है और 3 से आगे भी आपके पास 0 है, मतलब यही आपके पास एंडिंग पॉइंट है। ओके, इस साइड में लेफ्ट साइड में कौन सा एंडिंग पॉइंट है? ये। ओके, और इधर कौन सा एंडिंग पॉइंट है? -1। अब दोनों को ऐड करोगे एंडिंग पॉइंट को, तो कितना है आपके पास? 0 प्लस -1, तो 0 -1 इक्वल टू -1। ओके, तो इस साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास जो एंडिंग पॉइंट आया वो कितना है? -1, मतलब ये आपके पास -1 को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? अब देखो राइट हैंड साइड में आपके पास एंडिंग पॉइंट कितना है? आप यहां से भी निकाल सकते हो डायरेक्टली एरो, यहां से भी आप डायरेक्टली एरो निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास -1 यहां पे है तो इससे आगे क्या होगा? इससे आगे 0 होगा, इससे आगे क्या होगा? 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। ओके, मतलब 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा? n इक्वल टू 0, एरो को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, या इस साइड का भी आप एंडिंग पॉइंट निकाल दो, 2 हो गया, 2 प्लस कितना हो गया? 2, मतलब 4। ओके, एक एंडिंग पॉइंट कितना आ जाएगा? 2 + 2 = 4। ओके, अब राइट हैंड साइड में आपके पास कितना आ जाएगा? राइट हैंड साइड का जो एलिमेंट होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4 को। ओके, तो इससे पहले क्या होगा? 3, 2, 1 और उससे पहले 0। तो अब आपके पास ये कंप्लीट है। ओके, अब आपके पास एक कंप्लीट रेस्पॉन्स है। तो इस तरीके से आपको टेबुलर फॉर्म लगानी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर जो हमने ये किया है या परफेक्टली सही है या रॉन्ग है? अगर हमारे को इसका क्रॉस चेक करना हो तो, अगर इसका हमारे को क्रॉस चेक करना हो तो वो भी देख लो। अगर इसका आपको क्रॉस चेक करना है तो वो मैं बता देता हूं आपको। ओके, अब देखो क्रॉस चेक कैसे करोगे? सबसे पहले फर्स्ट क्रॉस चेक यहां पे लिख देता हूं मैं, फर्स्ट क्रॉस चेक, फर्स्ट क्रॉस चेक। ऐसा करता हूं मैं, इसको यहां से रफ कर देता हूं। ओके, ये सारी चीजें तो क्लियर है। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको नोट डाउन कर लो एक बार। ओके, अब मैं यहां पे कर रहा हूं क्रॉस चेक, क्रॉस चेक। फर्स्ट में मैं कर रहा हूं क्रॉस चेक, क्या ये सही है? आपके पास जो लिया है ये सही है। अब देखो क्रॉस चेक कैसे करोगे? सबसे पहले देखो यहां पे कितने एलिमेंट है? 1 2 3, 3 एलिमेंट है ना, तो ये L1 = 3। ओके, कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, मतलब L2 एलिमेंट कितने हो गए आपके पास? 4 एलिमेंट। ओके, अब देखो आपके पास जो आउटपुट में रेस्पॉन्स होना चाहिए उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। अब देखो दोनों के एडिशन का वो एक कम आना चाहिए, उसके एलिमेंट होंगे, जो आउटपुट रेस्पॉन्स होंगे उसके जो एलिमेंट होंगे वो दोनों के एडिशन का एक से कम आना चाहिए। अब देखो दोनों का एडिशन कितना होगा, तो मैं लिखता हूं यहां पे L = L1 + L2 - 1। ओके, अब देखो L1 कितना था? 3, L2 कितना है? 4, -1 L, तो L कितना हो गया आपके पास? 3 + 4 मतलब 7, 7 - 1 मतलब 6। मतलब जो फाइनली आपके पास L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेस्पॉन्स को। जो फाइनली आपके पास रेस्पॉन्स है उसके अंदर 6 ही एलिमेंट होना चाहिए। ओके, देख लो 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 ही एलिमेंट होना चाहिए। ओके, अब देखो कि अगर आपको और क्रॉस चेक करना है तो और भी क्रॉस चेक कर लो। सेकंड क्रॉस चेक। ओके, अब आप लोगों को पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया को रिप्रेजेंट करता है। उसी एरिया को आपने यहां पे क्या कर दिया? समेशन से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, k = -∞ to ∞ dts के अंदर। अब देखो कि अगर आपके पास इनका मैं एडिशन करूं, अगर इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसको मैं इसके अंदर एडिशन करूं तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3। ओके, कितने एलिमेंट हो गए आपके पास? 3 एलिमेंट हो गए। अब देखो
3 एलिमेंट है, अब इन 3 एलिमेंट का आप एडिशन करोगे 1 + 2 + 3 तो कितना हो गया आपके पास 3 + 2 मतलब 5 एंड 6। तो मतलब यहां पे समेशन कितना आ गया आपके पास, यहां पे समेशन कितना आ गया मेरे भाई, आप लिखोगे सर समेशन इक्वल टू -∞ टू ∞ कितना आ गया x ऑफ n का समेशन कितना आ गया 1 का। आप बोलोगे कि सर इसका आया 1 + 2 मतलब 6। ओके, अब देखो इसका समेशन देख लो, इसका समेशन कितना आया -∞ टू ∞ x1n इक्वल टू 6। सॉरी, इसका समेशन कितना आ गया -4 + 1 + 2। ओके, अब देखो कितना आया 3 यहां पे हो गया और -4 मतलब -1, -4 + 3 कितना आ गया -1। ओके, अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। अब जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि y ऑफ n क्या होता है x1 ऑफ n कॉन्वोल्यूशन x2 ऑफ n, तो यहां पे दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे, दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आता है 6 × -1 = -6। ओके, अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो -6। अब आपके पास y ऑफ n भी क्या आना चाहिए -6 ही आना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि ये करेक्ट है। ओके, अब देखो एडिशन कर दो इनका, एडिशन कर दो इनका, प्लस 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 प्लस। ओके, अब देखो इनका एडिशन करोगे तो कितना आएगा -4 -8 कितना हो गया आपके पास -12। ओके, -12। अब देखो -12 -11 कितना हो गया आपके पास, आप बोलोगे दिस इज -11 कितना हो गया -23, -23 हो गया। -23 4 कितना हो गया -19 और -19 और 4 7 कितना हो गया -19 और 7 कितना हो गया -19 और +7 तो कितना हो गया, आप बोलोगे कि सर ये हो गया -12 + 6 कर दो, +6 कर दो कितना आ गया -6। ओके, अब देखो y ऑफ n में भी जितने भी एलिमेंट थे वो भी कितना है आपके पास -6। ओके, तो आप बोल सकते हो कि इसके एलिमेंट भी आपके -6 जब ऐड किया तो -6 आया, तो आप बोल सकते हो कि LHS = RHS, मैथमेटिक्स में बोलते हो ना, तो मतलब क्रॉस चेक कर रहे हैं तब भी आपके पास आंसर में कोई चेंज नहीं आया है। समझ में आया सभी लोगों को, इतना सभी लोगों को समझ में आया। अब देखो कि अगर इसको रफ कर दूं, देखो सबसे पहले आपको जैसे भी आप बनाने जाओगे तो सबसे पहले सारा सिस्टम आपको जैसे मैंने बताया उस तरीके से फॉलो करना है, उसके बाद ये क्रॉस चेक करना है। ओके, अब देखो थर्ड स्टेप, यहां पे लिख दो हाउ टू रिप्रेजेंट इन डेल्टा ऑफ n। अब देखो आपके पास x1n का वैल्यू गिवन है, x2 ऑफ n का वैल्यू गिवन है, अब आपको उसको डेल्टा ऑफ n के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे, देखो मेरे भाई आपके पास सिग्नल है, अब इसको डेल्टा ऑफ n के अंदर रिप्रेजेंट करने जाओगे तो सबसे पहले देखो ये n = 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, n = 0 पे इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, तो आप बोलोगे कि दिस इज इसके लिए, ओनली इसके लिए। ओके, 1 डेल्टा ऑफ n -0। ओके, -0। अब राइट हैंड साइड में आप बढ़ रहे हो, तो यहां पे n = कितना है 1 पे कितना है उसका एम्पलीट्यूड 2, तो आप बोल दोगे +2 डेल्टा ऑफ। अब देखो यहां पे माइनस लिखे या प्लस लिखे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां पे माइनस लिखे या प्लस लिखे। अब मेरे भाई देखो यहां पे +1 है ना, तो अब ये बताओ कि अगर मैं यहां पे -1 लिखता हूं, अगर मैं यहां पे -1 लिखता हूं, ये वाला एलिमेंट, ओके, अगर यहां पे मैं -1 लिखता हूं तो n - 1 = 0, तो n = 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, n = 1 को क्रॉस चेक ऐसे किया करो कि n = 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो n = 1 पे आपके पास क्या है 2, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो यहां पे आपको n - 1 ही लिखना है। ओके, अब देखो, अब आगे देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो आप लिख दोगे +3 डेल्टा ऑफ n माइनस कितना लिखोगे
कितना है n का वैल्यू यहां पे 2, तो यहां पे लिख दोगे आप 2। ओके, अब देखो कि आपको जो ये x1 ऑफ n है या x2 ऑफ n है वो डेल्टा की फॉर्म में भी गिवन होता है। अगर डेल्टा की फॉर्म में गिवन है तो उसको आप वापस इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो सिंपली 1, इसका एम्पलीट्यूड उठाया 2 और इसका एम्पलीट्यूड उठाया 3, और एरो कैसे रिप्रेजेंट करोगे जहां पे n इक्वल टू 0 है, तो ये n इक्वल टू क्या है 0, तो ये ऐसे लिखा आएगा, आपको ऐसे लिखा रहेगा। ओके, तो यहां पे 0 तो लिखते नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको आप डेल्टा ऑफ n प्लस 2 डेल्टा ऑफ n माइनस 1 प्लस 3 डेल्टा ऑफ n माइनस 2 ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। तो आप देखो कि ये जो n इक्वल टू 0 है ये एरो इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो सेम आ गया ना आपके पास, सेम आया कि नहीं आया? ओके, अब ऐसे ही आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे ही आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, -4 0 1 2। ओके, अब देखो यहां पे देखो ये एम्पलीट्यूड कितना है -4। ओके, -4। अब देखो कि यहां पे जो n है वो कितना है -1, तो आप बोलोगे कि n का जो वैल्यू है वो है -1, तो n प्लस 1 की फॉर्म में आएगा डेल्टा, n प्लस 1 की फॉर्म में आएगा डेल्टा। तो यहां पे लिखोगे डेल्टा ऑफ n प्लस 1। ओके, अब देखो यहां पे आगे जाओगे तो यहां पे n का वैल्यू 0 है, उसकी वैल्यू उसके ऊपर कितनी है वैल्यू आपके पास मैग्नीट्यूड 0, तो यहां पे लिख दोगे +0 डेल्टा ऑफ n। ओके, डेल्टा ऑफ n लिख सकते हो ना, n माइनस n, 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे लिखोगे यहां पे इसका एम्पलीट्यूड कितना है 1। ओके, और यहां पे लिख दोगे डेल्टा ऑफ n माइनस 1। ओके, आगे लिख दोगे +2 मैग्नीट्यूड 2 डेल्टा ऑफ n माइनस 2। ओके, ये लिख दिया। इतना समझ में आया सभी लोगों को? अब देखो ये तो आपके पास यहां से रिड्यूस हो गया, तो आपके पास डेल्टा ऑफ n प्लस 1 प्लस डेल्टा ऑफ n माइनस 1 प्लस 2 डेल्टा ऑफ n माइनस 2। ओके, ये आ गया आपके पास। अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इस फॉर्म में? देखो डेल्टा ऑफ n प्लस 1, ओके, मतलब -1 पे कितना एम्पलीट्यूड 4, और n इक्वल टू 1 पे कितना है, n इक्वल टू 1 पे 1, n इक्वल टू 2 पे 2। अब देखो ये तो था किस पे 1 पे, ये किस पे था 2 पे, और ये किस पे था -1 पे। तो -1 इसके आगे आपको पता है डिस्क्रीट सिग्नल जब आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे इक्विवेलेंट कंडीशन भी आपको बताया था। ओके, डेसिमेशन कंडीशन भी आपको मैंने बताया था। तो यहां पे क्या हो जाए, इंटरपोलेशन एंड डेसिमेशन आपने बेसिक पता हो तो -1 के बाद क्या आएगा 0, तो मतलब यहां पे 0 होगा, और 0 पे बाद यहां पे 0 होगा, 0 पे एम्पलीट्यूड 0 है, तो ये आपके पास n इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेगा। इतना समझ में आया? ठीक है, इतना पूरा क्वेश्चन मैंने बता दिया कि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। आपको डेल्टा की फॉर्म में गिवन हो तो आपको इसमें लिखना चाहिए, और अगर इसकी फॉर्म में हो तो आपको डेल्टा में आंसर दे रखा है तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। क्या ऐसे ही आप y ऑफ n को रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या मेरे भाई? इसको भी तो कर सकते हो ना यार। देखो -4 डेल्टा ऑफ n प्लस 1 इसको रिप्रेजेंट कर दोगे, फिर क्या कर दोगे -8 डेल्टा ऑफ n प्लस सभी को एक साथ कर दोगे आगे। ओके, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 उसका एम्पलीट्यूड लिखते जाओगे। तो ऐसे आप y ऑफ n का डेल्टा की फॉर्म में अगर आपको रेस्पॉन्स गिवन है तो आप उसको उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो इतना सभी लोगों को समझ में आया? अब देखो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसी एग्जाम्पल में और बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। ओके, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं बताता हूं आपको। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लो, उससे और आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देखो डीटीएस का है, यहां पे बोल देता हूं x1 ऑफ n इक्वल्स टू 1 2। ओके, 1 2 3 1 2 3। ओके, और इसको क्या बोलते h बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी सर आप तो x1 और x2 ले रहे हो तो h ऑफ n तो ले नहीं रहे, h ऑफ n लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यहाँ आप लिख दो 1 एंड 2, -1 और 2 कर देता हूँ। ओके, अब देखो इसके अंदर सबसे पहले स्टेप टेबुलर फॉर्म। ओके, आपको y ऑफ n फाइंड आउट करना है, तो x ऑफ n कॉन्वोल्यूशन h ऑफ n। ओके, टेबुलर फॉर्म आप यूज करोगे, उसको लिख दिया 1 2 3। ओके, इसको लिख दिया -1 और 2। ओके, अब देखो
अब देखो कि सबसे पहले रो क्या आएगी, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, -1 को इससे किया तो -3। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास हो जाएगा 6। समझ में आया? अब देखो आपके पास सबसे पहले कट कर दो, इसको भी कट कर दो, इसको भी कट कर दो। ओके, तो आपके पास रेस्पॉन्स क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर रेस्पॉन्स जो हमारे पास आएगा, रेस्पॉन्स जो आएगा हमारे पास, ओके, सबसे पहले -1, ओके, फिर -2, इनका क्या कर दोगे एडिशन, -2 एंड 2 कितना हो जाएगा 0, 4 -3 कितना हो जाएगा आपके पास, आप बोलोगे सर 1, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, -1, 0, 1 और 6। ओके, ये आएगा। ओके, अब देखो क्या ये कंप्लीट है क्या? नहीं कंप्लीट, अभी तक हमने यहाँ पे एरो नहीं बताया, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, दिस इज एरो एंड दिस इज एरो। ओके, वहां पे एरो बता दिया। अब देखो वहां पे एरो बता दिया, तो अब यहां पे एरो कैसे बताओगे? सबसे पहले एंडिंग पॉइंट को आप ऐड करो। ओके, एंडिंग पॉइंट को ऐड करो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n = 0। आप एरो कहीं भी बता सकते हो। ओके, तो यहां पे ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि सर आप यहां पे बता रहे हो। ओके, n = 0 को ये रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 को, ये 2 को। ओके, ये -1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो एंडिंग पॉइंट, एंडिंग लिमिट क्या है यहाँ पे, -1, यहाँ पे कितना है 0, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा -1। ये हो गया आपके पास n का वैल्यू, n का वैल्यू -1 को ये रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको पता चल गया कि n = 0 को ये रिप्रेजेंट करेगा, और n = 1 को ये रिप्रेजेंट करेगा, 2 को ये रिप्रेजेंट करेगा। ओके, क्या ये करेक्ट है क्या? क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक, क्रॉस चेक। सबसे पहले क्रॉस चेक करोगे तो फर्स्ट में देखो इसमें कितने एलिमेंट है, L1 = 3, इसमें कितने एलिमेंट है, L2 = 4, सॉरी L2 = 2। ओके, तो फॉर्मूला लगा दो, L = L1 + L2 - 1, तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा, L1 कितना है 3, 3 + 2 - 1, मतलब कितना आ गया आपके पास, L का वैल्यू 4। मतलब आपके पास फाइनली जो रेस्पॉन्स है ये क्या है, y(n). इसका जो रेस्पॉन्स आएगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4 होंगे। आपके पास L का वैल्यू यहाँ पे 4 ही है। ओके, सेकंड क्रॉस चेक कैसे करोगे, सेकंड क्रॉस चेक एडिशन करके देख लो। ओके, एडिशन करके देख लो। जब इसका एडिशन करोगे आप देखो, जब इसका एडिशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा समीशन ऑफ x ऑफ n, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा आपके पास 6। ओके, 3 6। ओके, इसका एडिशन करोगे -1 + 2 तो कितना आ जाएगा आपके पास, आप बोलोगे सर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे h ऑफ n। ओके, कितना आ जाएगा आपके पास 1। ओके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 6 × 1 कितना गया 6। ओके, अब देखो इसका भी एडिशन कर दो, -1 + 0 + 1 + 6 कितना आ गया, 1 में से 1 माइनस हो गया तो 0, तो 6 ये आपके पास आ जाएगा। तो देखो y ऑफ n भी कितना आ जाएगा आपके पास, y ऑफ n भी कितना आ जाएगा समेशन। ओके, तो कितना आ गया आपके पास 6, तो आप बोल दोगे y ऑफ n = x ऑफ n कॉन्जुगेट h ऑफ n। ओके, इतना सभी लोगों को समझ में आएगा? तो इतना मेरे हिसाब से आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज के बाद आपको कन्वोल्यूशन में, डीटीएस सिग्नल में यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आया इतना? ओके, अब देखो कि अगर मैं यहां से किसी एक को इसको बोल देता हूं कि अब आपके पास रेस्पॉन्स क्या होगा अगर मैं इसकी शिफ्टिंग कर दूं, तो अगर मैं बोल देता हूं कि इसकी शिफ्टिंग कर देता हूं, मैं शिफ्टिंग कर देता हूं, या ऐसा कर देता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं कैसे कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। ओके, इसको मैं शिफ्टिंग कर देता हूं x ऑफ n + 1। ओके, n + 1 पे इसकी शिफ्टिंग कर देता हूं। ओके, x1 प्लस मतलब आपसे मैं जो पूछ रहा हूं, अब जो मैं आपसे रेस्पॉन्स पूछ रहा हूं वो पूछ रहा हूं x ऑफ n + 1 एंड h ऑफ n। ओके, इसका मैं आपसे रेस्पॉन्स पूछ रहा हूं, दोनों का कॉन्जुगेट। ओके, दोनों का कॉन्जुगेट। अब देखो कि आपके पास सबसे पहले n के पास ये था। ओके, अब n + 1 पे जब इसको रिप्रेजेंट करने जाओगे तो मतलब आप क्या बोल रहे हो, x ऑफ n + 1 का मतलब क्या है कि n = -1 पुट करो, n = -1 पुट करो। सबसे पहले x ऑफ n लिखो,
x ऑफ n लिखो। x ऑफ n जब आप लिखोगे तो आपके पास 1 2 और 3 आपके पास आएगा। ओके, और ये आपके पास n इक्वल्स टू 0 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। ओके, एंड आपके पास दिस इज 1 एंड 2। ओके, अब n इक्वल्स टू -1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x ऑफ n प्लस 1। ओके, x ऑफ n प्लस 1। अब देखो कि x ऑफ n प्लस 1, अब यहां पे भी आप कर दोगे इसको, इसके अंदर प्लस करोगे, दिस इज -1 एंड दिस इज -1, दिस इज -1, दोनों को ऐड कर रहे हो ना यहाँ पे। ओके, तो आप देखो कि आपके पास जो ये वैल्यू आएगी, ये कहां पे आ जाएगी, 0 -1 किस पे आ जाएगी, -1 पे, -1 पे आ जाएगी। -1 पे कितना आ जाएगा आपके पास, आप बोलोगे सर -1 पे जो आएगा वो 1 आएगा। ओके, और 1 -1 किस पे आ जाएगा आपके पास, आप बोलोगे सर ये होगा आपके पास 0 पे आ जाएगा। ओके, और 2 -1 किस पे रिप्रेजेंट करोगे आप बोलोगे सर दिस इज 1 पे रिप्रेजेंट करोगे। ओके, तो यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास 3। ओके, अब देखो कि एरो कहां पे शिफ्ट हो गया आपके पास, एरो कहां पे शिफ्ट हो गया, आप बोलोगे सर आपका एरो जो n इक्वल टू 0 यहां पे है, तो आपका एरो यहां पे शिफ्ट हो गया। ओके, पहले एरो कहां पे था, यहां पे, मतलब आपने एक यूनिट उसको शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड में जब आपने x ऑफ n प्लस 1 आया। तो अब देखो आपके पास जो रेस्पॉन्स आएगा इसके कारण, उसमें भी आपके पास एरो शिफ्ट हो जाएगा। देख लो, चेक कर सकते हो आप। ओके, देखो जब टेबुलर फॉर्म लगाओगे आप, टेबुलर फॉर्म लगाओगे तो x ऑफ n प्लस 1 कितना है, 1 2 3, 1 2 3। ओके, 1 2 3। अब देखो यहां पे जो आपके पास ये है h ऑफ n है कितना है, -1 2। ओके, -1 2, मल्टीप्लीकेशन करो, -1 इसका इससे तो -2, इसका इससे तो कर सकते हो आप -3। ओके, इसका इससे करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2। ओके, इसका इससे किया तो आपके पास कितना आ गया 2, और इसका इससे किया तो 4, और इसका इससे किया तो आपके पास आ जाएगा 6। ओके, अब देखो कट कर दो। ओके, कट किया तो आपके पास रेस्पॉन्स क्या आया, तो y ऑफ n का जो रेस्पॉन्स आया x ऑफ n प्लस 1 कॉन्जुगेट h ऑफ n, कितना है आपके पास रेस्पॉन्स आ जाएगा y ऑफ n इक्वल्स टू, आप बोलोगे सर जो रेस्पॉन्स आएगा -1, फिर इसका इनका एडिशन तो कितना आ जाएगा 0, और इसका 1, और इसका 6। ओके, अब यहां पे एरो कहां पे लिखे, अब देखो एरो कहां पे लिखो, एंडिंग पॉइंट इसका कितना है -1। ओके, और इसका एंडिंग पॉइंट कितना है -1, तो मतलब आप बोलोगे इसका एंडिंग पॉइंट -1 है। ओके, और इसका एंडिंग पॉइंट -1 है, तो ये डाटा कहां पे चला जाएगा आपके पास, सबसे पहले -2। तो आप बोलोगे कि यहां का जो डाटा होगा, यहां का जो रेस्पॉन्स का जो डाटा होगा वो n इक्वल टू -2 पे चला जाएगा। ओके, एक का एंडिंग पॉइंट निकाल दिया तो बाकी का निकालने की जरूरत नहीं, बाकी के में तो आप राइट हैंड साइड का तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल भी सकते हो। ओके, अभी आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके, दिस इज n-2। ओके, तो ये एरो नहीं है मेरे भाई, है ना, n-2 को रिप्रेजेंट किया तो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये सॉरी -1 को, और ये 0 को, और ये 1 को, मतलब ये आपके पास एरो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया कि आपके पास रेस्पॉन्स भी चेंज हो चुका है और आपका एरो यहां पे शिफ्ट हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है मेरे भाई, आपको सारे के सारे ध्यान में रखना है। ओके, अब कुछ चेंज नहीं आया, आप एडिशन कर सकते हो मेरे भाई, एडिशन करोगे तो आपके पास लेंथ में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो मेरे भाई 3 एलिमेंट यहां पे थे और 2 एलिमेंट यहां पे थे, टोटल एलिमेंट कितने थे 5। ओके, 5 में से आप 1 माइनस करते तो यहां पे 4 एलिमेंट आना चाहिए, तो यहां पे 4 एलिमेंट है। ओके, तो समझ में आया कि आपको कॉन्वोल्यूशन कैसे लगाना होता है, एंड कॉन्वोल्यूशन की जो सारी कंडीशंस थी मैंने यहां पे अप्लाई कर दी, जो शिफ्टिंग प्रोसेस था वो भी मैंने यहां पे आपको अप्लाई करके बता दिया। ओके, तो अब बेसिकली हम प्रॉपर्टी जान लेते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होगा। तो मैं यहां पे आपसे एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको होमवर्क के लिए, आप इसका कमेंट में रिप्लाई करना। देखो कॉन्वोल्यूशन बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आने वाले लेसन में, फोरियर ट्रांसफॉर्मर के अंदर। तो अगर आपको कॉन्वोल्यूशन नहीं आता ना, तो आपको कभी भी फोरियर ट्रांसफॉर्मर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन का कंडीशंस मैंने यहां पे बता दिया आपको। ओके, देखो आपको क्वेश्चन देता हूं यहां पे, x ऑफ n इक्वल्स टू 1 2 3। ओके, और h ऑफ n इक्वल्स टू ओके -1 2 3। ओके, एरो एंड दिस इज एरो। ओके, कैलकुलेट y ऑफ n। ओके,
y ऑफ n को आपको कैलकुलेट करना है। ओके अब इसका कन्वर्जन निकाल के आप सोल्व करके इसका कमेंट में जरूर आंसर देना है। ओके अब यहां पे मैं इसकी बेसिकली प्रॉपर्टी बता देता हूं। अब हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है, सिर्फ आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ओके उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने समझ लिया ना तो ऑलवेज आप प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। देखिए अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की बात करता हूं, सबसे पहले सीटीएस सिग्नल की बात करता हूं मैं, सीटीएस सिग्नल की बात करता हूं। ओके अगर आपके पास फर्स्ट एक्स ऑफ टी है, ओके इसका कॉन्वोल्यूशन कर रहे हो आप एच ऑफ टी से, ओके तो आपके पास क्या मिलता है, आपको वाई ऑफ टी मिलता है कि नहीं मिलता है रेस्पॉन्स। ओके अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास एक्स ऑफ ए टी है, ओके और इसका आप कॉन्वोल्यूशन कर रहे हो एच ऑफ ए टी से, स्केलिंग वाला, तो आप क्या लिख सकते हो 1/a, ओके वाई ए टी, कॉन्वोल्यूशन वाई ऑफ ए टी। ओके अगर मैं थर्ड की बात करूं, अगर आपके पास शिफ्टिंग है एक्स ऑफ टी माइनस ए, ओके कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ टी माइनस बी। ओके अगर आपको ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है और आपको इसको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे मेरे भाई, तो आप लिख सकते हो, देखो मेरे भाई यहां पे एच ऑफ टी माइनस बी है और यहां पे टी माइनस ए है, तो आप देखो ध्यान से समझना इस प्रॉपर्टी को, इसमें मैक्सिमम गलती करते हो। ओके जो ये फॉर्म है ना, इस टी की जगह पे क्या लिखना है, टी माइनस बी लिखना है, इस टी की जगह पे क्या लिखना है आपको, टी माइनस बी लिखना है। ओके तो आपके पास हो जाएगा एक्स ऑफ टी माइनस बी और यहां पे पहले से क्या था माइनस ए। ओके प्रॉपर्टी समझ में आई, इस टी ऑफ टी माइनस बी को इस टी की जगह पे पुट करना है टी माइनस बी, तो एक्स ऑफ टी माइनस बी माइनस ए। ओके अगर फोर्थ प्रॉपर्टी में बात करूं यहां पे, तो आपके पास अगर डेल्टा ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन डेल्टा ऑफ टी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर डेल्टा ऑफ टी। ओके अगर मैं यहां पे बात करूं फिफ्थ प्रॉपर्टी की, एक्स ऑफ टी माइनस ए डेल्टा ऑफ टी माइनस बी, ओके तो कॉन्वोल्यूशन, ओके कॉन्वोल्यूशन, तो आप देखो कि यहां पे इस टी की जगह पे क्या पुट करोगे, टी माइनस बी पुट कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहां पे एक्स ऑफ टी, इस टी की जगह पे क्या पुट किया टी माइनस बी, तो टी माइनस बी माइनस ए। ओके ये कॉन्वोल्यूशन हो गया। ओके अगर मैं आगे बात करूं आपसे, यू ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन यू ऑफ टी, तो आपके पास क्या आ जाता है रैंप सिग्नल। ओके अगर मैं बात करता हूं आपसे यू ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन रैंप सिग्नल, तो आपके पास क्या आ जाएगा पैराबोलिक सिग्नल। तो सीटीएस सिग्नल के लिए ये प्रॉपर्टी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे, सिंपल है, अगर आपने समझ लिया तो याद ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ओके प्रैक्टिस चाहिए सिग्नल नेट सिस्टम में। ओके अगर मैं डीटीएस सिग्नल की मैं बात करूं, डीटीएस सिग्नल में मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, तो अगर आप ये लिख रहे हो यहां पे, अगर मैं यहां पे आप लिख रहे हो कि समेशन ऑफ एक्स ऑफ एन कॉन्जुगेट कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ एन, तो आपके पास क्या हो जाएगा y ऑफ एन समेशन। ओके अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की यहां पे बात करूं कि आपके पास है x ऑफ एन माइनस ए और ये है डेल्टा ऑफ एन माइनस बी। अब देखो यहां पे पुट करना है n माइनस बी, इस n की जगह पे क्या पुट करना है n माइनस बी। ओके तो आपके पास क्या हो जाएगा x ऑफ n माइनस बी माइनस ए। ओके थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आई। ओके ये सारी की सारी कंडीशन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। ओके अब देखो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सारी की सारी जो सीटीएस सिग्नल के अंदर जो प्रॉपर्टी है वही आपकी डीटीएस सिग्नल के अंदर ऐसी ही प्रॉपर्टी है। ओके जहां पे चेंजेस होगा, ये मैक्सिमम प्रॉपर्टी आपकी जहां पे चेंजेस होगी वहां पे मैंने आपको पहले भी जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर थे वहां पे मैंने बता दिया था कि सीटीएस एंड डीटीएस सिग्नल के अंदर जब प्रॉपर्टी यूज करते हो तो आपको सीटीएस एंड डीटीएस के अंदर डेल्टा का क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना होता है। ओके तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी है, और इसके बाद जो भी डेल्टा की जो भी आपके पास प्रॉपर्टी होगी फोरियर ट्रांसफॉर्मर में आपको बता दी जाएगी। ओके तो ये प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी आप इसमें याद रख सकते हो, ओके और इसके अंदर ये आपके पास सीटीएस सिग्नल की प्रॉपर्टी है। ओके तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में लेक्चर 10 के अंदर, जहां पे हम बात करेंगे एलटीआई सिस्टम में टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, लीनियर नॉन लीनियर, कॉजल नॉन कॉजल सिस्टम का ये पार्ट है, स्टैटिक डायनामिक। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में चलेंगे जो कि हमारे पास पार्ट होगा
फोरियर ट्रांसफॉर्मर, लेप्लास ट्रांसफॉर्मर, जेड ट्रांसफॉर्मर का। ओके, तो अब हमारा बेसिक कंप्लीट होने वाला है, तो अब हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होने वाला है सिग्नल सिस्टम का। तो बने रहिए। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।